हेलो बच्चों, आज 64वीं बीपीएससी की जो मैं साक्षात्कार के लिए भेज रहा हूं आप लोग को वीडियो बनाकर, तो उसमें मैं एक करंट का मुद्दा है, वो है खासकर महिलाओं को भी के संदर्भ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। फिर भी सभी को ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों से भी ये पूछा जा सकता है कि उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। तो ये सबके लिए है, लेकिन महिलाएं विशेषकर हैं, चूँकि उनसे सामाजिक पहलू जो समाजशास्त्र के होंगे उनसे भी पूछा जा सकता है, जो पॉलिटी के छात्र हैं उनसे भी पूछा जा सकता है, जो पीए के छात्र हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मुद्दा है और वो है हिंदू उत्तराधिकार कानून। ठीक है, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक नई वर्डिक्ट आई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे थोड़ा सा पूछने का ढंग अलग अलग हो सकता है। जो समाजशास्त्र लिए हुए होंगे, जो सोशियोलॉजी लिए होंगे, उनसे अलग ढंग से पूछा जा सकता है। कानूनी दृष्टिकोण से पॉलिटी वाले छात्र से अलग ढंग से पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और ये पूछा जा सकता है। तो इस पर मैं आज आप लोग को विस्तार से बताऊंगा। और जो हिस्ट्री के छात्र हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। अब उनसे कैसे पूछेगा कि जैसे हिंदू उत्तराधिकार कानून है, जो इसका निर्माण 1956 में किया गया, तो ये जो हिंदू उत्तराधिकार कानून है, इसके पहले कौन सा कानून था, बेस क्या था। ये जो 1956 का जो कानून बना उत्तराधिकार कानून, ये इसका बेस क्या है, हिस्टोरिकल बेस क्या है, उस पर आपसे हिस्ट्री में जा सकता है। फिलॉसफी वाले लोगों से भी पूछा जा सकता है। तो दो सक्सेशन के हमारे यहाँ दो स्कूल रहे हैं। ठीक है, मैं वहाँ से चलूँगा। मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से 1956 के निर्माण तक की प्रक्रिया में आऊँगा। उसके बाद जो है उसमें 2005 में संशोधन हुए, मैं उस पर आऊँगा। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट, जो सुनीता शर्मा जी ने जो केस किया, उसके संबंध में जो वर्डिक्ट आया, उसके संदर्भ में, जो वर्तमान संदर्भ है। तो किसी से भी करंट वाला मुद्दा है, वो है ये मुद्दा। तो जो संपत्ति वाला जो मुद्दा आएगा, महिलाओं को उत्तराधिकार में, संपत्ति में जो अधिकार मिले हैं, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, मैं उन सब क्वेश्चंस पे आऊँगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण है बेटा ये, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। मैंने बताया डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। तो हमारे यहाँ जो 1956 में जो कानून बना, उसके पूर्व में दो स्कूल थे जो सक्सेशन के, एक मिताक्षरा और एक दाय भाग। ठीक है, मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर द्वारा रचित रचना है, जो 11वीं शताब्दी में इसको लिखी गई। और ये याज्ञवल्क्य जो स्मृति है, हमारी स्मृति साहित्य, उसकी एक टीका है। ठीक है, और इसमें जो इनहेरिटेंस बाय बर्थ है, यानी कि जन्मना उत्तराधिकार, यानी जन्म से ही उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसके सिद्धांत मिताक्षरा में लिखे गए हैं। ठीक है, और दाय भाग जो जीवित वाहन के द्वारा रचित रचना है, ये हिंदू धर्म ग्रंथ है। दाय भाग का अर्थ होता है दाय भाग, यानी कि दाय मतलब जो पैतृक धन होता है उसका भाग। तो पैतृक धन में जो भाग मिलेगा आपको, उसी को दाय भाग कहते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि जो पैतृक धन है उसमें पुत्रों, पौत्रों, संबंधियों का क्या इसमें भाग है। ठीक है, इन दो स्कूल्स के हैं। इन दोनों स्कूल में डिफरेंस क्या है, मैं पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। मिताक्षरा और दाय भाग के में संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर के जो मत भिन्नता है, जो अंतर है, वो ये है कि मिताक्षरा जो है वो उसके अनुसार पूर्वजों के धन पर जन्म से ही अधिकार, कोई आदमी जन्मा कि उसका अधिकार उस संपत्ति पर हो जाता। लेकिन दाय भाग में उस व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत, यानी पिता की मृत्यु के उपरांत ही उत्तराधिकारियों को उसकी संपत्ति मिलेगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने बड़ा मिक्स लिया है, कुछ चीज़ें मिताक्षरा से ली, कुछ दाय भाग से लिया, 1956 बनाया। ये जो चीज़ें 1956 का अंश है, पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति के उत्तराधिकार के रूप में आपको होगा।
पिता के जीवित रहते हुए पिता की संपत्ति पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, मिताक्षरा के अनुसार जो है स्त्री को पति का उत्तराधिकार तभी समझा जाता, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी वो तभी बन सकती थी जब उनके पति परिवार से अलग रहते हो, मतलब अपने जो ज्वाइंट फैमिली है उससे अगर वो अलग रहते हो तभी पत्नी को अधिकार मिल सकता था, अन्यथा ज्वाइंट रहने पे उनको उत्तराधिकार ही नहीं मिल पाता था। फिर उनके जो भाई लोग हैं उन्हीं को अधिकार प्राप्त रहता था और उनके बेटे होंगे उनको प्राप्त होता था, स्त्री को नहीं प्राप्त होता। लेकिन दाय भाग में पति अलग हो या शामिल हो, उत्तराधिकारी वो होती थी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। मैं उसके अन्य पहलू में आऊँ। मिताक्षरा जो है वो केवल बंगाल के क्षेत्रों में ही ज़्यादा फ्लरिश करता था, जबकि दाय भाग जो है संपूर्ण भारत में उसको माना जाता था। इसी दाय भाग से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ लिया है। मिताक्षरा में संपत्ति के विभाजन की दो प्रक्रिया अपनाई गई, दो है उसमें, एक तो है सर्वाइवरशिप और दूसरा है सक्सेशन। सर्वाइवरशिप यानी उत्तरजीविता उसको बोलते हैं कि पिता के जीवित रहते ही और जो हमारे दादा और परदादा की जो पैतृक संपत्ति है उस पर अधिकार होना, इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइवरशिप, ठीक है। और सक्सेशनशिप उत्तराधिकारी बोलते हैं कि पिता की जो संपत्ति होती है उनकी मृत्यु के उपरांत ही उत्तराधिकारियों में बंटवारा होगा, इसको सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो और दाय भाग में सिर्फ सक्सेशन की बात की गई है, ठीक है, उसमें सर्वाइवरशिप है ही नहीं, सिर्फ सक्सेशन की बात, यानी पिता की मृत्यु के उपरांत ही संपत्ति पर बंटवारा होगा, ठीक है, दाय भाग वाला, जो 1956 का भी आधार था। मिताक्षरा के जो स्कूल है वो ये मानता है कि महिला कभी भी को पार्टनर नहीं हो सकती। अब ये को पार्टनर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 56 में भी है, ये महिलाओं को पार्टनर का नहीं मिला। को पार्टनर कहते हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान उसमें माना गया कि वो भाई की तरह ही पार्टनर होंगी, वैसा को पार्टनर नहीं माना गया, ठीक है। पत्नी तक को भी पति की संपत्ति के रखरखाव, जो मान लिया कि कोई पति मर गए, अब पत्नी जो है उस संपत्ति का देख रेख करती है, लेकिन देख रेख करती है वो पुत्रों के संपत्ति के लिए, उनको अधिकार नहीं, ठीक है। हाँ, उसकी संपत्ति में एक हद तक तो अधिकार प्राप्त जरूर होता है, लेकिन वो बस एक केयर टेकर के रूप में, लेकिन को पार्टनर जो है वो नहीं बन सकते, ठीक है। इतना जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो 1956 का आधार था। अब मैं 1956 पे आता हूँ। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून बना। अब देखिए ये नाम तो हिंदू अधिकार, लेकिन इसमें 4 धर्म के लोग हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। बाकी मुस्लिम्स के लिए अलग है सक्सेशन एक्ट, और ईसाइयों के लिए अलग सक्सेशन एक्ट है। तो हमारे यहाँ ये हिंदू जो उत्तराधिकार कानून 1956 में बनाया गया, ये हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता। किसी भी हिंदू संयुक्त परिवार का जो मुखिया है वो अगर वसीयत को छोड़े बिना मर जाता है, वसीयत में अगर उसने लिख दिया कि ये मेरा वसीयत है, इस अमुक व्यक्ति को संपत्ति जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आती थी जब उसने कोई वसीयत न लिखी हो और वो मर गए, तब उनके बेटे बेटियों ने का जो क्लेम बनता है उस पे आते हैं। तो उसमें जो अगर बेटे हैं और बेटियां हैं उन सब का हक है, लेकिन बेटियों को जो उनको हक मिलता था 1956 में वो थोड़ा कम था, कमतर था, न के बराबर ही समझे। जैसे मान लीजिए कि मकान है, एक मकान है, बहुत सारे कमरे हैं मान लीजिए, और एक ही संपत्ति के रूप में पिता के, और पिता की मृत्यु हो गई, अगर बेटी भी क्लेम करती हैं तो बेटे अपने कमरे को चुन लेंगे
यानी प्राथमिकता किसकी हुई? बेटों की हुई। कमरा बेटा चुन लेगा, उसमें से जो बचेगा उसमें से आप उस बेटी को मिलेगा। और बेटी जो है जिस कमरे में है, मान लिया अविवाहित है, आप निकाल नहीं सकते, लड़के उनको निकाल नहीं सकते, ये जरूर था, उस कमरे से वो निकाल नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर विवाहित महिला है तब तो उसको अधिकार नहीं, अविवाहित है तभी उसको ये अधिकार प्राप्त था। इसी चीज को बाद में फिर एक केस हुआ, ठीक है, और उस केस में ये बातें आई, मैं उस केस की भी जिक्र करता हूं अभी। ये केस 1992 में हुआ। ये फूलवती बनाम जो है प्रकाश एवं अन्य, उनके भाई थे, प्रकाश एवं अन्य भाई थे। ये 1992 का मामला है। ये स्वर्गीय जो पिता की संपत्ति को अपने कब्जे की मांग को लेकर के ये वाद दाखिल किया गया। पिता को की जो संपत्ति है उनको अपनी माँ से प्राप्त हुई थी, मतलब ये उनकी अपनी खरीदी हुई संपत्ति नहीं थी, माँ से प्राप्त हुई थी। और माँ जो थी उनकी, वो उनका जो बेटा था जो मर गया, वो गोद लिया हुआ था। अब दूसरे पक्ष का जो दावा था, यानी प्रकाश एवं अन्य भाइयों का जो दावा था, वो पिता की स्व अर्जित संपत्ति तो है नहीं, इसलिए इनकी हिस्सेदारी की दावेदारी नहीं बनती है, ठीक है। क्योंकि वो पिता की संपत्ति में ही पुत्री को मिलने का अधिकार प्राप्त करने की बात 1956 में की गई थी। तो ये जो है, चूंकि उनकी अपनी खरीदी हुई संपत्ति नहीं है, तो पैतृक संपत्ति में इनका अधिकार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। निचली अदालत ने जो डिसीजन दिया उसमें बंटवारा में जो है उसमें फूलवती को हिस्सा दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि लेकिन उतना नहीं दिया जितना कि उनकी मांग थी। फिर 2005 ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया, 1956 में अधिनियम में संशोधन किया गया और वो 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ। इसके लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो संपत्ति अधिकारों में लैंगिक भेदभाव किया गया था, उस प्रावधान को समाप्त करना था। इसलिए ये अधिकार जो है आर्टिकल 14 को स्थापित करता था, इसलिए सही मायने में आर्टिकल 14 जो है वो लागू हुआ। ये इसलिए देखिए, ये संवैधानिक प्रावधान को ही ध्यान में रखना है। आपसे पूछेगा कि 2005 में जो कानून स्थापित हुए इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, या अभी जो संशोधन किया गया उसका सही इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये बोलना है कि ये सिर्फ आर्टिकल 14 को स्थापित करने के लिए किया गया, क्योंकि इसमें महिलाओं को के साथ लैंगिक विभेद किया जाता था। आर्टिकल 14 जो है ये कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो वर्डिक्ट है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 14 को स्थापित करता है, ठीक है। अब इसमें जो को पार्टनर की जो अधिकार मिला था, दर्जा मिल गया इस कानून के तहत 2005 में जो को पार्टनर का दर्जा मिल गया महिलाओं को, कि अब वो संपत्ति में सहभागी हो रही थी। लेकिन उसके साथ क्लाउज यही था कि 9 सितंबर 2005 के बाद पिता का निधन जो है वो नहीं हुआ हो, ठीक है। और पुत्री और पिता की पैतृक संपत्ति में तभी सहभागी बन सकती थी जब पिता और पुत्री दोनों 9 सितंबर 2005 के बाद जीवित हो, ठीक है। ये 2005 का वर्डिक्ट। अब इसको फिर चुनौती दी गई विनीता शर्मा के द्वारा, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020। ये जो केस है ये इसका डिसीजन इसी अगस्त माह में आया। उच्चतम न्यायालय के 3 जजों की खंडपीठ में अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये डिसीजन सुनाया। 3 खंडपीठ थी, अब्दुल नाजर और शाह जी, ये MR शाह, ये 3 जजों की खंडपीठ थी जिसमें बेंच को लीड कर रहे थे अरुण मिश्रा जी। उन्होंने कहा कि 2005 के संशोधन का उन बेटियों पर अधिकार जताने में पूर्वव्यापी प्रभाव होगा जो संशोधन के समय जीवित थी, भले ही वह इससे पहले पैदा हुई हों। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो तिथि वाला चीज़ है ये मान्य लागू नहीं होगा, इसलिए पहले
चाहे वो बाद के मरे हों, चाहे वो पहले मरे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिकार मिलने चाहिए। ये आर्टिकल 14 को दर्शाता है। इसलिए लड़कियों को भी लड़कों के समान संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है सोशियोलॉजी के कुछ छात्रों से, तमाम से, कि आप बताइए, ये तो हमारे पूरी कथा हुई बेटा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो अधिकार है, लड़कियों से खास कर पूछा है, कहीं लगता है आपको कि आर्टिकल 14 की बात तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर आपको पूछे कि एक लगता है कि सामाजिक जो ढांचा है हमारा, उस पर कहीं न कहीं छिन्न भिन्न होगा? यानी कि अगर कहें कि विद्वेष बढ़ेगा, भाइयों और बहनों के बीच का में विद्वेष बढ़ेगा, सामाजिक क्लेश बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती हो सकती है। तो आप कहेंगे नहीं महोदय कि कोई भी कानून अगर बनता है तो तत्कालीन जो है उस समाज पर अगर थोड़े दिनों के लिए संक्रमण का दौर रहता है उसमें, और वो कानून जो परिवर्तन होता है तो ज़रूर कुछ न कुछ उसमें लोग जो है उस पर आपत्तियां व्यक्त करते हैं, या उसके लिए सामाजिक ढांचा में कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन लॉन्ग रन के लिए अगर सोचें तो एक बहुत ही नज़ीर साबित हो सकता है। अगर आप देखें, इसके पहले बहुत सारे ऐसे दहेज के कानून बने हैं, सब न कुछ उसके लूप फॉल्स रहे हैं। तो क्या इससे कोई उसकी अहमियत कम नहीं होती है कानून की? ठीक है। और हमको लगता है कि भविष्य में जो अगली पीढ़ी है उस तरह मानसिक रूप से तैयार भी होगी। तो ये जैसे अभी मान लिया कि अगर किसी भाई बहन में थोड़ी बहुत क्लेश उत्पन्न हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी जब आएगा तो बच्चे बचपन से ही इस चीज़ को जानेंगे कि ये तो बहन को भी मिलने वाला है, तो निश्चित रूप से उसके बीच में कभी भी क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी एक पीढ़ी तक आपको दिखाई पड़ेगी ये इस तरह का थोड़ा सा केसेस के संबंध में, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के संबंध में ये पहले से ही बच्चों में माइंड मेकअप होगा कि संपत्ति पर समान अधिकार हैं, तो बेटियों को भी समान अधिकार मिलेगा। जब इस प्रकार के समान अधिकार मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी आधी आबादी है वो निश्चित रूप से वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से अपने को प्रतिष्ठित पाएंगी और अपने को मजबूत पाएंगी। यानी महिला सशक्तिकरण में यह मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है। तो आपको इस पकड़कर यही जवाब देना। छोटा सा ही एस्पेक्ट्स पूछा जाएगा। मैंने इतनी बातें इसलिए की बेटा कि अगर किसी इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो उनसे मिताक्षरा और विज्ञान और दायभाग पर पूछा जा सकता है। जो सामाजिक शास्त्र के छात्र होंगे उनसे इन सामाजिक पहलुओं पर बात की जा सकती है, और जो पॉलिटी के छात्र होंगे उनसे इस केस के संबंध में बात की जा सकती है। तो और महिलाओं से ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ऐसे भी किसी महिला अभ्यर्थी से ये पूछा जा सकता है कि आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं पक्ष में हैं। बेटा जब पूछेगा तो ऐसा कभी भी इमोशनल मत होना, इमोशनल होकर के जवाब नहीं देना है। आपको बोलना है कि हाँ, बेटियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो हाँ, स्वेच्छा से अगर कोई ये छोड़ देता है तो कोई भाई भी छोड़ देता है। कोई देखिएगा बहुत ऐसे भाई हैं, ठीक है, जो अपने कमज़ोर भाइयों के लिए छोड़ देते हैं अपनी संपत्ति की। अब अपने मजबूत हैं, मान लीजिए कि अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, तो छोड़ देते हैं, जाओ तुम लोग काम करो, तुम लोग खाओ पियो। तो ऐसे भी वो लोग होते हैं, तो हैं समाज में। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ों ध्यान में रखनी है कि आपको ये स्टैंड समाज के संदर्भ में लेना, अपने स्टैंड के संदर्भ में नहीं लेना। तो समाज के संदर्भ में अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो महिलाएं जो है कहीं की नहीं रहती हैं, संपत्ति में उसको कहीं अधिकार नहीं मिल पाता, न मायका में और न ससुराल में। तो आप देखेंगे कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर रहती हैं, और इसी कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वो मायका में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे अंदर हो। एक्सप्लॉयटेशन की शिकार इसीलिए होती हैं। अगर आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगी तो निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से भी सबल रहेंगी, और फिर वो सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और निश्चित रूप से वो आप समाज में कमज़ोर साबित नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और अच्छे ढंग से चल पाएगा। आर्थिक सशक्त जब होंगी तो सामाजिक और राजनीतिक और तमाम चीज़ों से वो सशक्त होंगी। ठीक है। तो ये मुख्य धारा में
महिलाओं को स्थापित करने में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है ये कानून। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है महिला सशक्तिकरण के लिए। आपको महिला सशक्तिकरण अगर पूछा तो आप कौन कौन सी चीज़ महिला सशक्तिकरण में हो सकती है, मैं उस एस्पेक्ट पे कभी आऊँगा तो आप पंचायती राज इन सब का नाम तो जरूर लेंगे और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण में इसका भी नाम लेंगे, इस केस का भी नाम लेंगे। ठीक है, मैं इसीलिए दिया कि अगर महिला सशक्तिकरण पूछा तो इस केस का जिक्र जब आप करेंगे तो वो समझेगा कि लड़का बिल्कुल अप टू डेट है और बिल्कुल अभी करंट की चीज़ों को भी जोड़ रहा है, बहुत खुश होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप।